हेलो फ्रेंड, कैसे हैं? चलिए, तो आप लोग का फिर से स्वागत है आदर्श एकेडमी क्लासेस में। और आज हम हाजिर है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर, टेस्ट नंबर 18। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन बिना देरी किए हुए मेरे भाई। एकदम शिद्दत से, अच्छे से और ईमानदारी से पढ़िए। जब कोई सिलेक्शन लेना है मेरे भाई तो पढ़ना तो हर हाल में होगा। चलिए बिना समय गवाते हुए शुरू करते हैं। और पहला क्वेश्चन आपका सामने है बोर्ड पे। कहता है पहला क्वेश्चन कि निम्न में से सबसे विकसित प्रोटिस्टा जीव कौन सा है। कहता है कि प्रोटिस्टा जीव जो है सबसे विकसित है और कौन सा है। चलिए देखिए आंसर आपका पैरामीशियम है, अमीमा है, हाइड्रा है और सवाल है। इसका आंसर फटाफट दीजिए। तो इसका आंसर जो होगा क्या होगा मेरे भाई। चलिए देखिए, बात करते हैं सवाल के मेरे भाई। तो नोट कीजिएगा, सवाल के अध्ययन को क्या कहते हैं मेरे भाई? फाइकोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फाइकोलॉजी कहा जाता है। सवाल में जड़ तना पत्तियों में विभेदित नहीं होता है, नोट कीजिएगा। सवाल में जल संवहन ऊतक जैसे जाइलम और फ्लोएम जो है नहीं पाया जाता है किसमें? सवाल में। ठीक है, बात करते हैं हाइड्रा का। तो नोट कीजिएगा, हाइड्रा जो जीव है मेरे भाई निडेरिया संघ के अंतर्गत आता है। किस संघ के अंतर्गत आता है? निडेरिया संघ के अंतर्गत आता है। और हाइड्रा में जो है लिखिएगा, इसमें प्रजनन जो होती है वह अलैंगिक प्रजनन होता है। कौन से विधि द्वारा होता है? अलैंगिक प्रजनन द्वारा विधि होती है। बात करिएगा अमीबा का। अमीबा जो है यह नदियों, तालाबों, पोखरों आदि में जो है देखने को मिलता है। और खासकर जो है प्रोजीवा या प्रोटोजीवा के अंतर्गत जो है यह आता है अमीबा। ठीक है, बात करते हैं सबसे विकसित प्रोटिस्टा का। तब सबसे विकसित प्रोटिस्टा जो है इसके अंतर्गत आएगा मेरे भाई, तो यह आएगा पैरामीशियम। आंसर क्या हो जाएगा? पैरामीशियम। जितने ही पॉइंट होता है सारे के बारे में सारे पॉइंट मेरे भाई नोट कर लीजिएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। कहता है इनमें से कौन अंडे देता है और बच्चे को सीधे जन्म नहीं देता है लेकिन स्तनधारी? देखिए, दो ऐसे स्तनधारी का मतलब जो अपने बच्चे को जन्म देता हो, बच्चे को दूध पिलाता हो, ठीक है, वो सभी मैमल्स के अंतर्गत, स्तनधारी के अंतर्गत आता है मेरे भाई। शरीर पर बाल हो, ये सारे स्तन ग्रंथियां हो, ये सभी स्तनधारी का लक्षण होता है। लेकिन कुछ ऐसे भी जीव है जो स्तनधारी है लेकिन बच्चे को जन्म नहीं देते हैं, अंडे देते हैं, फिर भी वो एक स्तनधारी के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें आपका पहला तो हो जाएगा एकिडना और दूसरा लिखे प्लैटिपस। क्या होगा? प्लैटिपस। एकिडना और प्लैटिपस नोट कीजिएगा, एकिडना और प्लैटिपस। एकिडना और प्लैटिपस ये दो जीव है मेरे भाई जो सीधे क्या करता है, यह जो है अंडे देते हैं। क्या देता है? अंडा देता है। और दोनों के दोनों जो है वह स्तनधारी के अंतर्गत आता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? एकिडना। नोट कर लीजिएगा, एकिडना और प्लैटिपस दो जीव है, स्तनधारी के अंतर्गत आता है लेकिन यह क्या करता है? अंडे देता है, सीधे बच्चे को जन्म नहीं देता है। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखिए। कहता है हमारे शरीर के किस अंग में एंटीबॉडी बनता है? फटाफट आंसर बताइए। तो इसका क्या होगा? हमारे शरीर के किस अंग में एंटीबॉडी बनता है? देखिए बात करते हैं एंटीबॉडी का। एंटीबॉडी, शरीर का एंटीबॉडी कहाँ किसको जाता है मेरे भाई? तो शरीर में जो एंटीबॉडी होती है वह WBC को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? WBC, व्हाइट ब्लड कॉर्पोसेल्स को कहा जाता है। क्या? एंटीबॉडी कहा जाता है। WBC का कार्य होता है जब हम कोई भी भोजन करते हैं या किसी भी माध्यम से बेकार जीवाणु या वैसे जीवाणु जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं, अगर शरीर में प्रवेश करते हैं तो उसे फाइट करने का काम कौन करता है? WBC करता है मेरे भाई। अगर आपका WBC स्ट्रांग होगा, अगर WBC आपका स्ट्रांग होगा तो आप जो है जनरली क्या होइएगा? स्वस्थ महसूस करिएगा, स्वस्थ रहिएगा और जल्दी बीमार नहीं पड़िएगा। अगर आपका WBC कमजोर हो गया तो किसी माध्यम से बीमारी उत्पन्न करने वाले अगर कोई जीवाणु बैक्टीरिया शरीर में प्रवेश करता है मेरे भाई, तो वह जो है इसे नहीं लड़ पाएगा क्योंकि ये कमजोर हो गया। जब नहीं लड़ पाएगा तो थोड़ा सा भी
जो है रौदा में जाइएगा, धूप जाइएगा, जब ठंडा कुछ भी खा लीजिएगा तो आपका तबीयत खराब हो जाएगा, बुखार लग जाएगा, सर्दी हो जाएगा, खांसी हो जाएगा। तो ये सारे जो है शरीर स्वस्थ रहे, एकदम फिट रहे, सारे के सारे WBC पर निर्भर करता है। WBC की बात करें तो यह अस्थि मज्जा में नोट कीजिएगा, अस्थि मज्जा के लिम्फो नोड में गामा ग्लोबिन नामक प्रोटीन के, किसके, गामा ग्लोबिन नामक प्रोटीन के रूपांतरण के फलस्वरूप इसका निर्माण होता है, WBC का निर्माण होता है। ठीक है, तो इसका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। गामा ग्लोबिन नामक वहां प्रोटीन पाया जाता है और उसी के रूपांतरण के फलस्वरूप आपका किसका निर्माण होता है, WBC का निर्माण होता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, WBC, तो आंसर हो जाएगा अस्थि मज्जा। RBC का निर्माण भी अस्थि मज्जा में ही होता है। बात करते हैं यकृत में, तो लिखिए यकृत मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि है और यह एक बहिस्रावी ग्रंथि है। यकृत में RBC जब मृत होता है तो मृत RBC जो पूरी तरीके से नष्ट, आपका RBC कहाँ होता है, यकृत में ही होता है। तीनों पॉइंट नोट कर लीजिएगा। टॉन्सिल जो है वह गले के आसपास का भाग होता है, किसी को देखिएगा टॉन्सिल फूल जाता है, ठीक है, तो वो टॉन्सिल है। बात करते हैं प्लीहा को, तो नोट कीजिए प्लीहा को ब्लड बैंक के नाम से जाना जाता है। प्लीहा को क्या कहते हैं, शरीर का, इसे शरीर का ब्लड बैंक जो है कहा जाता है। तो सारे पॉइंट को अच्छे से मेरे भाई नोट कर लीजिए। चलिए इसे नोट कर लीजिए और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखिए तो मेरे भाई चौथा क्वेश्चन क्या कहता है। चौथा क्वेश्चन कहता है मेरे भाई कि शहद के उत्पादन से कौन सी क्रांति संबंधित है। फटाफट आंसर इसका बताइए तो क्या होगा मेरे भाई। कहता है शहद के क्रांति से कौन सी क्रांति जो है संबंधित है। देखिए बात करें पीली क्रांति का, तो पीली क्रांति का संबंध जो है किससे है, इसका है तेलहन से। किससे है, तेलहन के उत्पादन से संबंधित है पीली क्रांति। श्वेत क्रांति के संबंध जो है किससे है मेरे भाई, इसका संबंध दूध से है। भूरी क्रांति का संबंध जो है उर्वरक से, ठीक है। और एक है अमृत क्रांति का संबंध नोट कीजिएगा, नदी जोड़ो अभियान से संबंधित है। जबकि शहद के उत्पादन के लिए स्वर्ण क्रांति लाया गया था। कौन सी क्रांति लगाया गया था, स्वर्ण क्रांति लाया गया था। और खदानों से संबंधित जो है हरित क्रांति लाया गया था। तो कहता है कि शहद के उत्पादन के लिए कौन सी क्रांति संबंधित है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, स्वर्ण क्रांति। चलिए पांचवा कहता है कि जल का जमाव बिंदु किन दो स्केलों पर समान होता है। फटाफट बताइए तो। पिछले डिस्कशन क्लास में भी हमने चारों के चारों लिखा दिए थे, डिग्री सेल्सियस में, फ़ारेनहाइट में, रीमन में और केल्विन में, कि जल का क्वथनांक कितना होता है और हिमांक कितना होता है। ठीक है, ये तो जानते हैं कि फ़ारेनहाइट डिग्री सेल्सियस जो है दोनों मान समान होता है, वह -40 डिग्री सेल्सियस पर मेरे भाई समान होता है। लेकिन यहाँ पूछा है कि जल का जमाव बिंदु किन दो स्केलों पर जो है समान होता है। तो नोट कीजिएगा, र्यूमर में जल का जमाव बिंदु 0 डिग्री र्यूमर होता है और क्वथनांक बिंदु 80 डिग्री र्यूमर होता है। ठीक है। फ़ारेनहाइट में बात करें तो फ़ारेनहाइट में जल का जमाव बिंदु 32 डिग्री होता है और क्वथनांक होता है 212। कितना होता है, 212। ठीक है। केल्विन में 373 और 273 होता है। ठीक है। तो यहाँ कहता है कि जल का जमाव बिंदु किन दो स्केलों पर समान होगा। तो देखिए र्यूमर में भी 0 डिग्री सेल्सियस पर जल जो है जम जाता है और डिग्री सेल्सियस में भी 0 डिग्री पर क्या होता है, जल जम जाता है। यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए तो आपका आंसर अब निकल गया। ऑप्शन किधर है, देखिए बी में कहता है सेंटीग्रेड और रीमर। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सेंटीग्रेड और रीमर, डिग्री सेल्सियस में, और रीमर में आपका तापमान जो है 0 डिग्री सेल्सियस पर जो है जल जो है बर्फ में बदल जाता है।
तो चलिए सारे पर नोट कर लीजिएगा। कहता है छठा कि विकिरण पायरोमीटर से कितना तापक्रम हम मार सकते हैं, विकिरण पायरोमीटर से। तो चलिए इसको बनाइए तो फटाफट। इसमें 3-4 पॉइंट जो है मापक है जो पूछता है, पहले आपको लोग इसका आंसर दीजिए, तो इसका आंसर अपने से बनाइए। हर एक क्वेश्चन में थोड़ा सा हम समय देंगे 5 सेकंड बनाने के लिए कि आप बनाइए इसका आंसर क्या होगा। चलिए चलिए बना लिए होंगे। देखिए बात करते हैं कुछ मापक के। तो देखिए पढ़ा लिखिएगा, द्रव मापक जिसमें पारा का प्रयोग किया जाता है, यह -39 से 350 डिग्री सेल्सियस तक तापमान मापता है। कितना से? -39 डिग्री से 350 डिग्री सेल्सियस तक जो है मेरे भाई क्या करता है, तापमान मापता है। उसके बाद दूसरा लिखिएगा गैस तापमापी में, गैस तापमापी में जिसमें हाइड्रोजन का प्रयोग किया जाता है, यह -200 डिग्री सेल्सियस से 500 डिग्री सेल्सियस तक तापमान मापता है। कितना तक मापता है मेरे भाई? गैस तापमापी जिसमें हाइड्रोजन का प्रयोग किया जाता है, -200 डिग्री सेल्सियस से 500 डिग्री सेल्सियस तक आपका तापमान जो है नापता है। बात करें द्रव तापमापी में, अगर पारा का तो -39 से 350 डिग्री सेल्सियस तक जो है तापमान जो है आपका वह नापता है। ठीक है, लेकिन अगर बात करें प्लेटिनम प्रतिरोध में, नेक्स्ट लिखिएगा तीसरा नंबर में, कि अगर बात करें प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी, नोट कीजिएगा प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी जो होता है मेरे भाई, यह जो है -200 डिग्री सेल्सियस से 1200 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान जो है माप सकता है। लेकिन बात करें पायरोमीटर का, पांचवा बात करें चौथा पायरोमीटर का, तो लिखिए पायरोमीटर या पूर्ण विकिरण पायरोमीटर जो है ये नोट कीजिएगा 800 डिग्री सेल्सियस से ऊपर का तापमान जो है मापता है। ठीक है, तो प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी 200 से -200 से 1200 डिग्री सेल्सियस तक मापता है। सारे पर नोट कर लीजिए, परीक्षा में पूछता है। गैस तापमापी जिसमें हाइड्रोजन का प्रयोग किया जाता है, यह -200 डिग्री सेल्सियस से 500 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान मापेगा। जबकि द्रव तापमापी जिसमें पारा का प्रयोग किया जाता है, -39 से 350 डिग्री सेल्सियस तक जो है मापता है। ठीक है, हो गया। प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी जो होता है -200 डिग्री सेल्सियस से 1200 डिग्री सेल्सियस तक मापता है। नेक्स्ट लिखिए एक और ताप इग्म तापमापी जो होता है, नेक्स्ट लिखिए ताप इग्म तापमापी। पांचवा लिखिए ताप इग्म तापमापी, तो लिखिए ताप इग्म जो तापमापी होता है मेरे भाई, यह -200 डिग्री सेल्सियस से 1600 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान को मापता है। ताप इग्म तापमापी, सारे तापमापी लिखा दिए। चलिए क्वेश्चन पर आते हैं। तो क्वेश्चन कहता है कि विकिरण पायरोमीटर से कितना तापमान माप सकते हैं। देखिए विकिरण जो पायरोमीटर होता है उसे 8 डिग्री सेल्सियस तक तापमान जो है माप सकते हैं। तो देखिए 8 डिग्री सेल्सियस तक कौन आएगा, 500 मीटर से अधिक आएगा ना, 500 से अधिक जो है 800 मीटर में 8 डिग्री सेल्सियस में आ जाएगा। तो आपका आंसर कौन हो जाएगा, 5 डिग्री सेल्सियस से अधिक। सारे मापकापी को नोट कर लीजिए मेरे भाई। अगर पूछ देगा कि प्लेटिनम प्रतिरोध से कितना तापमान माप सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा -2 से लेकर 12 डिग्री सेल्सियस तक ए, और यह गैस वाला हाइड्रोजन तापमापी पूछता है। सारे पर नोट कर लीजिए। चलिए मेरे 7वां क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 7वां क्वेश्चन कहता है कि शुष्क सेल में किस तरह के ऊर्जा निहित होती है। फटाफट बनाइए तो, शुष्क सेल की बात कर रहा है। चलिए बनाइए तो।
हो गया। देखिए देखिए मेरे भाई, सेल जो है दो प्रकार के होते हैं और सेलों को समूह को ही क्या कहा जाता है, बैटरी कहा जाता है। ठीक है, एक होता है प्राइमरी सेल और दूसरा होता है सेकेंडरी सेल। ठीक है, प्राइमरी सेल वैसा सेल जिसका प्रयोग सिर्फ हम एक बार कर सकते हैं, उसे पुनः उपयोग में नहीं लाया जा सकता है, यानी रिचार्ज लेवल नहीं होता है। जैसे आपका पेंसिल वाला बैटरी हो गया, घड़ी का बैटरी हो गया, आपका टॉर्च का बैटरी हो गया, या सारे के सारे जो है दीवार घड़ी वाले का बैटरी हो गया, पेंसिल बैटरी, यह प्राथमिक सेल के अंतर्गत आता है। एक बार चार्ज कीजिए और बिक दीजिए, कहानी खत्म। लेकिन जो द्वितीय सेल होता है, द्वितीय सेल का प्रयोग हम बार बार करते हैं और वह चार्जेबल होता है। जैसे शीशे संचालक बैटरी, कार में बैटरी होता है, चाहे जनरली हम लोग पहले टीवी चलाने के लिए जो टीवी का प्रयोग करते थे 12 वोल्ट वाला, अब तो लगभग सब लाइन पर चलता है लेकिन अभी भी घर में लाइन कटता है तो बड़ा बड़ा जो है बैटरा रखते हैं, ऑटो सिस्टम रहता है, बैटरी से जितना देर लाइन कटा उतना देर बैटरी से जो है सारा अपना घर का बॉल और लाइट वगैरह जो है पंखा चलता है। तो वह जो होता है द्वितीय बैटरी सेल के अंतर्गत आता है और वह चार्जेबल होता है, उसे बार बार चार्ज करते हैं, बार बार चार्ज करके उसका प्रयोग करते हैं। प्राथमिक सेल में तो यह प्राथमिक सेल के अंतर्गत आता है। तो कहता है कि प्राथमिक सेल में जो ऊर्जा संग्रहित होता है वो में रासायनिक ऊर्जा संग्रहित रहता है। क्या रहता है, रासायनिक ऊर्जा संग्रहित होता है, वहां पर अंदर रासायनिक अभिक्रिया होता है जिसके फलस्वरूप जो हमें विद्युत उत्पन्न होता है। संचालक बैटरी में भी वही, जब हम चार्ज करते हैं तो एनोड और कैथोड पर जो है वहां पर धन आयन ऋण आयन जमा होते हैं और उससे क्या होता है, एक विद्युत का आवेश जो है चार्ज हो जाता है, आवेशित हो जाता है, उससे हम जो है अपना टीवी चाहे फैन वगैरह जो है चलाते हैं। तो सूक्ष्म सेल में किस तरह की ऊर्जा निहित होती है मेरे भाई, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, रासायनिक हो जाएगा। चलिए 8वां क्वेश्चन बनाइए तो एकदम इजी है। कहता है किसी वस्तु का द्रव्यमान 30 kg है तथा वेग 5 मीटर पर सेकेंड हो तो गतिज ऊर्जा निकालना है। ठीक है मेरे भाई, गतिज ऊर्जा बराबर होता है गतिज ऊर्जा बराबर होता है हाफ mv²। ठीक है, हाफ mv²। आपका द्रव्यमान दिया हुआ है 30 kg और वेग दिया हुआ 5 मीटर पर सेकंड पर बैठा दीजिए, हो जाएगा 1/2 30, आई हो जाएगा 5 × 5, 2 से काट दीजिए 15 मरतबे, आपका आ जाएगा 375 जूल आंसर। कितना हो जाएगा, 375 जूल हो जाएगा। चलिए कहता है कि सोडियम कार्बोनेट का सूत्र क्या होता है, फटाफट इसका आंसर दीजिए। तो कि सोडियम कार्बोनेट का सूत्र मेरे भाई क्या होगा, बना लिए, देखिए नोट कीजिएगा। इसको कहते हैं मेरे भाई ब्लीचिंग पाउडर, CaOCl2 को क्या कहते हैं, ब्लीचिंग पाउडर के नाम से जाना जाता है। जबकि NaHCO3 जो है इसे खाने वाला जो है सोडा कहा जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट। बात करते हैं सोडियम कार्बोनेट का, आता है Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट कहलाता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, Na2CO3, ये खाने वाला सोडा है, ये ब्लीचिंग पाउडर है। सारे पॉइंट नोट कर लीजिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए मेरे भाई 10 नंबर में न्यूमेरिकल है, पहले ये दोनों को देख लेते हैं, उसके बाद मिटा के उसका बनाएंगे। देखो क्या कहता है, कहता है कि पॉलीथिलीन का औद्योगिक उत्पादन किसके द्वारा होता है। देखिए पॉलीथीन का जो औद्योगिक उत्पादन होता है वो C2H4 यानी एथिलीन के बहुलकीकरण के फलस्वरूप मेरे भाई क्या बनता है, वह जो है पॉलीथीन का निर्माण होता है। और एथिलीन का उपयोग जो होता है सर्वाधिक जो है प्रयोग किया जाता है, खासकर पॉलीथीन बनाने में। ठीक है, उसके बाद एथिलीन का पॉलीथीन बनाने में, उसके बाद बैग बनाने में, उसके बाद डिब्बा बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है, एथिलीन का प्रयोग किया जाता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, एथिलीन हो जाएगा, इसी के बहुलीकरण से बनता है। पुस्तक कहता है द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट, पुस्तक के लेखक कौन है। बात करते हैं गौरी खान को,
तो माई लाइफ इन डिसीजन पिछले क्लास में बताया थे गौरी खान का है। बिहाइंड द मार्क्स नोट कीजिएगा, अब्दुल मन्नान का है, मोहम्मद अब्दुल मन्नान का है। बिहाइंड द मार्क्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो मोहम्मद अब्दुल मन्नान है। पोप फ्रांसिस का पुस्तक के लिखिए लेट अस ड्रीम। अगर पूछिए कि पुस्तक लेट अस ड्रीम के लेखक कौन है, तो लेट अस ड्रीम के पोप फ्रांसिस है। ठीक है। बिहाइंड द मार्क्स के मोहम्मद अब्दुल मन्नान है। अगर पूछे गौरी खान का, तो माई लाइफ इन डिसीजन है। और कॉमनवेल्थ, द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट आपका हो जाएगा रामचंद्र गुहा का। आंसर हो गया ए नंबर। चलिए इसको नोट कर लीजिए फटाफट, तब बनाते हैं वो। नोट कर लिए होंगे। देखिए इसमें क्वेश्चन क्या कहता है, बनाइए तो। देखिए कहता है मेरे भाई, तीन तार में से प्रत्येक दो प्रतिरोध वाले यदि हम दो को सीरीज में, देखिए ए और दूसरा सीरीज में जोड़ दिए, उसके बाद एक को दूसरे के साथ समांतर क्रम में जोड़ दिए, हमने समांतर क्रम में जोड़ दिए। तो अब कहता है तो कुल प्रतिरोध कितना होगा से निकालना है। ठीक है। तो पहले तो ये दोनों का समांतर प्रतिरोध कितना होगा से निकाल लीजिए। उसके बाद, और यह तो सीरीज में है, उसके बाद जोड़ दीजिए। जब इसको निकालेंगे हम, तो पहले ये दोनों का निकाल लीजिए तो कितना हो जाएगा। तो समांतर क्रम फॉर्मूला क्या होता है, 1/r बराबर होता है 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस डॉट डॉट 1/rn तक होता है। तो 1/r हो जाएगा 1/2 प्लस 1/2। ठीक है। तो कितना हो जाएगा आपका 2/2, यानी r आपका आ गया कितना 1 हो गया। कितना आ गया 1 हो गया। और यह कितना है 2 ओम है। तो आपका कुल प्रतिरोध कितना हो जाएगा 2 आई निकल कितना है 1 बराबर हो जाएगा आपका 3 ओम हो जाएगा मेरे भाई आंसर। ठीक है। देखिए क्वेश्चन फिर से समझिए मेरे भाई। कहता है कि 2 को पहले सीरीज में जोड़ते हैं, तो 2 को पहले सीरीज में जोड़ दिए। ठीक है। मान लीजिए कि यह पहला था, यह दूसरा था, सीरीज में जुड़ गया। अब कहता है कि और दूसरे के साथ एक को क्या करते हैं, दूसरे के समांतर क्रम में जाते हैं, और एक को दूसरे के साथ समांतर में जोड़ते हैं। तो समांतर में जोड़ दिए, समांतर में जोड़ते कहता है कुल प्रतिरोध। तो कुल प्रतिरोध इतना प्लस इतना, तो इतना तो श्रेणी हो जाएगा 2 ओम श्रेणी में है, और ये तो दोनों हो गया हमारे भाई समांतर क्रम में। तो इसको दोनों को जोड़ लेंगे, यही दोनों को जोड़ देंगे तो कुल प्रतिरोध ना निकल जाएगा। तो समांतर क्रम में 1/r बराबर होता है 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस डॉट डॉट 1/r3 तक rn तक होता है, सॉरी। तो 1/r बराबर हो जाएगा 1/2 प्लस 1/2। एलसीएम लीजिएगा तो 2 का, और 1 से कटेगा 2 तो 1 कितना हो जाएगा 2/2 आ जाएगा। एलसीएम दोनों का लेंगे तो 2 आ जाएगा। 2 से 1 से गुना करेंगे तो 1 और 1, तो 1 2 हो गया बटा 2। तो कितना आ गया r निकल गया आपका 1 ओम। अब कहता है कुल प्रतिरोध, तो कुल प्रतिरोध हो जाएगा E या प्लस E, तो E हो जाएगा 2 ओम का E निकल गया। 1 ओम कितना आ गया 3 ओम हो गया। सारे न्यूमेरिकल को एक जगह नोट कर लीजिए। चलिए अब इसे बना लीजिए, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए मेरे भाई 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, बनाइए तो फटाफट। कहता है कि लॉन्ड्री साबुन क्या होता है। लॉन्ड्री जो साबुन होता है वो मेरे भाई क्या होता है। देखिए साबुन जो बनाया जाता है मेरे भाई प्राकृतिक रूप से प्राकृतिक वसा में सोडियम लवण को
सोडियम लवण को आपस में मिश्रित करके जो लवण बनाया जाता है वह कहलाता है मेरे भाई लॉन्ड्री साबुन। तो कहता है लॉन्ड्री साबुन क्या होगा, प्राकृतिक स्रोत के उच्चतम वसा अम्लों के सोडियम लवणों के मिश्रण के फलस्वरूप आपका बनता है लॉन्ड्री साबुन। तो आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, चलिए 14 क्वेश्चन कहता है कि विश्व दूध दिवस कब मनाते हैं। विश्व दूध दिवस कब मनाते हैं, 6 जून में लिखिएगा। इसमें बिम्स्टेक दिवस जो है मनाया जाता है, हाल में बिम्स्टेक दिवस मनाया गया। तो बिम्स्टेक दिवस जो है 6 जून को मनाया जाता है। ठीक है, 2 जून को तेलंगाना स्थापना दिवस मनाया जाता है। और आपका आंसर हो जाएगा 1 जून को मनाते हैं विश्व दूध दिवस। बात करें 3 जून को तो लिखेगा विश्व साइकिल दिवस जो है 3 जून को मनाते हैं। कब मनाते हैं, 3 जून को साइकिल दिवस मनाते हैं। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखिए तो क्या कहता है। ठीक है, हाँ, विश्व साइकिल दिवस आपका हो जाएगा 3 जून। चलिए देखिए बात करते हैं सिक्कों पर लेख उत्कीर्ण करने का। तो यहां से 4, 5, 6 क्वेश्चन निकल के आता है और सारे क्वेश्चन को मेरे भाई अच्छे से प्यार से एकदम कॉपी में नोट कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन, अगर आपसे पूछे किस शासक ने, नोट कीजिएगा, किस शासक ने सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलाया, तो आपका हो जाएगा यवन शासक, हिंदुस्तानी यवन शासक। सबसे पहले सिक्कों पर लेख उत्कीर्ण करने वाला शासक कौन था, आपका यवन शासक हो जाएगा। अगर आपसे पूछे कि सबसे अधिक सिक्का किस काल में मिला है, किस काल में सबसे अधिक सिक्का मिला है, तो हो जाएगा आपका मौर्य काल में सिक्का सर्वाधिक मिला है, मौर्य काल में। लेकिन अगर आपसे पूछे किस काल में सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं चले, तो आपका हो जाएगा आंसर गुप्त काल में। किस काल में हो जाएगा, गुप्त काल में हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे पूछे कि स्वर्ण सिक्कों जो भी चला सबसे शुद्ध सोने के सिक्के किसने जारी किया, तो नोट कीजिएगा स्टार मार्कर, कुषाण शासक के द्वारा सबसे शुद्ध सिक्के चलाया गया, लेकिन सोने का शुद्ध सिक्का, लेकिन सबसे ज्यादा गुप्त काल में। सातवाहन के बारे में नोट कीजिएगा। सातवाहन पूछेगा कि कौन सा शासक था जो सर्वाधिक प्रकार का 5 प्रकार का सिक्का जारी किया था, तो वह था सातवाहन शासक। सारे पॉइंट सिक्का से नोट कर लीजिए बड़े भाई, यहां से परीक्षा में सवाल जो है टपकता है। ठीक है, तो जितने भी सिक्का से पॉइंट था सारे एक साथ हमने लिखा दिए मेरे भाई, सारे पॉइंट को एक साथ लिख लीजिएगा और इसे याद कर लीजिएगा। तो सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का जो कार्य करता है मेरे भाई, वह कहता है यवन शासक। और यवन शासक ही सर्वप्रथम सोने के सिक्का चलाता है, लेकिन सर्वाधिक सोने के सिक्का आपका गुप्त काल में चलता है। लेकिन शुद्ध सोने के सिक्के बात करेगा तो कुषाण काल में होगा। अगर 5 प्रकार के सिक्के की बात करें तो सातवाहन हो जाएगा। और सर्वाधिक सिक्के का प्रमाण जो है वह मिलता है आपका मौर्य काल से। तो सारे पॉइंट नोट कर लीजिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आपका आंसर हो गया यवन शासक। चलिए बनाइए। तो 16 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है मेरे भाई, कहता है नासिक प्रशस्ति अभिलेख का संबंध किससे है। चलिए बनाइए। तो नासिक प्रशस्ति अभिलेख का संबंध किससे है, जल्दी फटाफट बनाइए। देखिए हाथी गुम्फा अभिलेख का संबंध जो है किससे है, हाथी गुम्फा की बात करें तो कलिंग राजा खरबेल से है। चंद्रगुप्त द्वितीय से बात करें तो महरौली, कौन सा है, महरौली है। ठीक है, और तो क्वेश्चन कहता है नासिक प्रशस्ति का संबंध किससे हो जाएगा आपका, तो गौतमी पुत्र सतकर्णी से हो जाएगा। किससे, गौतमी पुत्र सतकर्णी से संबंधित है नासिक अभिलेख। ठीक है, हाथी गुम्फा लेख आपका कलिंग राजा खरबेल से है, चंद्रगुप्त से महरौली स्तंभ है। ठीक है, अगर कुछ नोट कीजिए भीतरी स्तंभ किससे है, तो नोट कीजिए भीतरी स्तंभ जो है लेख है वह किससे है, स्कंद गुप्त से हो जाएगा। किससे हो जाएगा, स्कंद गुप्त से हो जाएगा। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि रुद्रदामन का कौन सा अभिलेख है, तो नोट कीजिएगा रुद्रदामन का कौन सा अभिलेख है मेरे भाई तो जूनागढ़ अभिलेख। रुद्रदामन का कौन सा अभिलेख है, तो नोट कीजिएगा रुद्रदामन का लिखिए जूनागढ़
जूनागढ़ अभिलेख का संबंध किससे है? रुद्र दानम से। ठीक है, किससे है? जूनागढ़ अभिलेख रुद्र दामन से था। आंसर हो गया, कह रहा था कि नासिक प्रशस्ति जो अभिलेख है इसका संबंध किससे है? तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? गौतमीपुत्र सतकर्णी से हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे पूछे कि मधुबन और बांसखेड़ा, नोट कर लीजिए, अगर मधुबन और बांसखेड़ा पूछे, मधुबन और बांसखेड़ा लिखिएगा, मधुबन और बांसखेड़ा ये किससे है? तो नोट कीजिए, यह जो है हर्षवर्धन से। किससे? हर्षवर्धन, हर्षवर्धन से है। मधुबन और बांसखेड़ा अभिलेख जो है हर्षवर्धन संबंधित है। चलिए नोट कर लीजिएगा सारे अभिलेख को। चलिए, कहता है कि राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी को क्या कहा जाता है मेरे भाई? तो राष्ट्रीय जो लेखा सांख्यिकी है इसे श्वेत पत्र कहा जाता है। क्या कहते हैं? श्वेत पत्र कहते हैं। चलिए 18 में ये कहता है कोटा किस नदी किनारे है? फटाफट बनाइए, तो इसका आंसर बनाइए तो फटाफट क्या हो जाएगा? देखिए, ओरछा जो है यह बेतवा नदी किनारे है। ठीक है, उसके बाद महानदी किनारे कौन सा है? कटक, जौनपुर, गोमती नदी किनारे है। और चंबल की नदी कौन है? कोटा। ध्यान रखिएगा, कोटा है चंबल और कटक है महानदी। और जौनपुर नदी, जौनपुर जो है किसके किनारे है मेरे भाई? तो यह जो है गोमती नदी किनारे। लेकिन पूछेगा कि ओरछा किस नदी किनारे है, तो आपका ओरछा किस नदी किनारे हो जाएगा? बेतवा नदी किनारे। पिछले क्लास में भी बताए थे कि ओरछा जो मध्य प्रदेश में पड़ता है, और ओरछा और ग्वालियर, ओरछा बताए थे कि ग्वालियर जो है यह मध्य प्रदेश का 2 शहर है जिसे विश्व विरासत की सूची में शामिल किया गया है, ओरछा और ग्वालियर को ही। तो सारे पॉइंट नोट कर लीजिए। चलिए देखते हैं लास्ट 2 क्वेश्चन। चलिए 19वां कहता है जो भारत के उत्तर से 3 पर्वत श्रेणियों का दक्षिणी भाग बाहरी हिमालय है, जिसे क्या कहते हैं? तो देखिए, उसे कहते हैं मेरे भाई क्या? शिवालिक कहते हैं। शिवालिक की नोट कीजिएगा, औसत ऊंचाई जो है 6000 मीटर से 1500 मीटर तक है। और ये भारत का क्या है? नवीनतम पर्वत, नवीनतम पर्वत। ठीक है, कौन? शिवालिक। बात करते हैं ग्रेट हिमालय का। नोट कीजिएगा, ग्रेट हिमालय जो है इसका औसत ऊंचाई 6000 मीटर। और ग्रेट हिमालय में जो सागर माथा पड़ता है, क्या पड़ता है? सागर माथा जो है वह ग्रेट हिमालय में भी पड़ता है। तब आंसर हो गया शिवालिक। कहता है सेवाओं पर कर लगाने के लिए कौन सा संविधान संशोधन किया गया था? तो फटाफट इसका आंसर बताइए तो क्या होगा? सेवाओं पर कर लगाने कौन सा संविधान संशोधन जो है मेरे भाई किया गया था? चलिए 9वां में क्या था? नोट कीजिएगा, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति के लिए एक राष्ट्रीय पृथक आयोग की स्थापना 9वां संविधान संशोधन में किया गया था। किसमें? 9वां संविधान संशोधन में किया गया था। और सेवाओं पर कर जो है वो आपका 88वां संविधान संशोधन के तहत किया गया था। क्या संविधान संशोधन के तहत? 88वां संविधान संशोधन के तहत किया गया था। ठीक है, बात करते हैं, अगर पूछे कि 55वां संविधान संशोधन, तो लिखिए 55वां संविधान संशोधन के तहत अरुणाचल प्रदेश का गठन किया गया। बात करें 22वां संविधान संशोधन के तहत, लिखिएगा इसे असम से काट के असम से एक नए राज्य का निर्माण किया गया। और वह नया राज्य कौन सा था? मेघालय। तो पूछेगा कि मेघालय राज्य का निर्माण जो है वो किससे हुआ? तो असम से हुआ। नया राज्य बनाया गया मेघालय। और 21 संविधान संशोधन के तहत हुआ। तो 22वां संविधान संशोधन के तहत मेघालय जो है बना। लेकिन अगर आपसे पूछे 55वां संविधान संशोधन के तहत अरुणाचल प्रदेश का गठन होता है। और अनुसूचित जनजाति के लिए एक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना 9वां संविधान संशोधन के तहत होता है। और सेवाओं पर कर के लिए 88वां संविधान संशोधन कहा जाता है। तो
तो आपका आंसर हो जाएगा 88वां। सारे पॉइंट कर लीजिए मेरे भाई। तो आज ये था आज का महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यूनिट परीक्षा में पूछे गए थे। अधिक से अधिक दोस्तों को जो है इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि वो भी देखें और अपना जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उस पर जो अपनी पकड़ मजबूत बनाए। ठीक है, तो मिलते हैं शाम में एसएसजीडी क्लास में, हिंदी क्लास में। अगर मेरे भाई वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों में। धन्यवाद।